लाएं कि आज के एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं रचना बंसल। बेटियों की शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन अलग अलग वजह से बेटियों की शिक्षा बीच में रुक भी जाती है। वो कई बार पारिवारिक ऐसी स्थिति रहती है, या फिर वो आर्थिक स्थिति रहती है, या फिर कई बार बचपन में ही उनकी शादी कर दी जाती है, ख़ासतौर से राजस्थान में। लेकिन ऐसी ही ड्रॉप आउट बच्चियों को पढ़ाने का काम, आगे बढ़ाने का काम, उन्हें इंडिपेंडेंट बनाने के लिए कोशिश करने का काम कर रही हैं भाग्यश्री सैनी जी, जो आज हमारी खास मेहमान हैं। भाग्यश्री जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच रचना। मैंने आपके कई वीडियोस देखे जो कि बड़े इंस्पिरेशनल हैं, और ये सोच कहाँ से आई और अभी फ़िलहाल कितनी बेटियों के लिए आप काम कर रही हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बोल सकती हूँ कि कहते हैं कि मेरे सपनों का भारत है वो ग्रामीण परिवेश में निवास करता है, गांव में जिसे बोल सकते हैं। एंड मैं खुद ग्रामीण परिवेश से हूँ, गांव से। तो बचपन से बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन हम लोगों ने देखे हैं, लड़का और लड़की में जो भेद हमेशा से रहे हैं। तो मैं हमेशा से वो बच्चा रही हूँ जो गलत और सही में बहुत ज़्यादा लड़ती थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बेटा और बेटी है तो उसको इक्वल रखो, आप बेटे को इतना ज़्यादा तवज्जो क्यों दोगे, वेदर वो मेरे ब्रदर को लेकर था या किसी को भी लेकर था। तो वो सोच वहाँ से आई थी। 2 साल पहले मेरा स्टैनफोर्ड का एक असाइनमेंट था। मैं एक कोर्स कर रही थी हमारे विमेन राइट्स और चाइल्ड्स पे। तो पहली बार मैं इन ड्रॉप आउट्स बेटियों से मिली थी। मुझे इंटरव्यू करना था जो संस्थान बच्चियों के एजुकेशन के लिए काम कर रहा है। तो फर्स्ट टाइम मैं इनसे मिली थी एंड इट वाज लाइक आधा घंटे की मीटिंग। और जब मैं पहली बार इनसे मिली जयपुर के सेंटर में, तो मुझे पहली बार ये पता चला कि इन्होंने अपने स्कूल को क्यों छोड़ा था। एंड वो जो ड्रॉप आउट वर्ड था, मैंने अपने ताउम्र अपने लाइफ में कभी नहीं सुना था, लेकिन पहली बार मैंने वो वर्ड उस दिन सुना था कि ड्रॉप आउट, स्कूल ड्रॉप आउट। एंड वहाँ से आने के बाद में वो चीज़ चलती रही। मैं बोल क्या थी वो वजह जो दिमाग में चलती रही? कि किसी ने बताया कि चाइल्ड मैरिज हो गई है पर छूट गई है, किसी ने बताया कि वो फेल हो गई थी, किसी ने बताया कि स्कूल बहुत दूर था कि छूट गया। तो मैंने जब एक जनरल एक क्वेश्चन बच्चों से हम लोग पूछते हैं कि बेटा कैसा लग रहा है आप लोगों को वापस से स्कूल आके, तो एक बच्ची थी, उसने मुझे बोला था मैम हमें क्या करना है पढ़ के, हम क्या कर लेंगे 10th करके। वो जो चीज़ थी उसने मुझे सबसे ज़्यादा हिट किया था। एंड 1-2 महीने वो चीज़ मेरे दिमाग में चलती रही। एंड मुझे उस चीज़ ने बार बार इतना ज़्यादा वो किया कि मुझे लगा था कि नहीं, मुझे करना है और डेफिनेटली इनके लिए तो करना है। एंड पहला जो 2.5 साल पहले मैंने 146 बेटियों को अडॉप्ट किया था पढ़ाने के लिए। चूँकि सेंटर्स बहुत दूर थे, तो मैंने ऑनलाइन जो माध्यम था, क्योंकि कोविड का भी टाइम था, तो उस मीडियम को मैंने चुना और उन लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया। जब मैं उन 146 बेटियों को पढ़ाती थी और पढ़ाने से 15 मिनट पहले मैं उनसे इंटरेक्ट करती थी, तो दे आर लाइक आज 146 में से सिर्फ 30 क्यों कनेक्ट हुई है? मैम नेट ख़त्म हो गया है उसका लुबना का 3 दिन पहले। तो आई वाज लाइक 3 दिन से नेट नहीं रिचार्ज हुआ। या किसी ने ये बोला कि मैम जो फ़ोन था वो उनके ब्रदर लेके चल गया, क्योंकि अमूमन जो मेरी बेटियां हैं दे आर फ्रॉम ट्राइबल एरियाज़ या अपना मुस्लिम कम्युनिटी या अपना जो बोल सकते हैं स्लम एरियाज़ से हैं। तो फ़ोन हमेशा उनके पास नहीं होता है, जो हमारी लीडिंग अथॉरिटी है पेट्रियार्कल सोसाइटी में, लड़का या पिता उन्हीं के पास में होता है। तो वहाँ से उस चीज़ ने मुझे हिट किया था कि हमारा स्ट्रगल कुछ नहीं है। या हम लोग बोलते हैं कि जो IAS होते हैं या जो डॉक्टर्स होते हैं दे आर हीरोज़। मुझे लगा कि ये बेटियां जो 5-5 घंटे भट्टी के आगे बैठती हैं और 1 रुपये में सिर्फ चूड़ा बनाती है, दे आर रियल हीरोज़। तब मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट आया था अनसंग स्टार्स। तो हम लोगों ने जो अभियान स्टार्ट मैंने किया था राजस्थान अनसंग स्टार्स, वो 146 बेटियों से स्टार्ट हुआ था और अभी मेरी 2200 बेटियाँ हैं 6 डिस्ट्रिक्ट से, जिसमें हमारे 3 ट्राइबल एरियाज़ हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और 3 हैं हमारे जयपुर, जालोर एंड अजमेर। तो वर्तमान में मेरी 2200 बेटियां, मैं ये बोल सकती हूँ। अरे वाह, यानी कि 2200 बेटियों को आज आप उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए मदद कर रही हैं ताकि वो अपने आप में सक्षम बन सकें। आपने 6 डिस्ट्रिक्ट का जिक्र किया, 6 डिस्ट्रिक्ट में कैसे रीच होती है, आप कैसे पहुँच पाती हैं? देखिए, चूँकि मैंने जब ये अभियान शुरू किया था तो आई वॉज द ओनली पर्सन। उसके बाद में इस दुनिया में मुझे लगता है कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, और आपको आपके जैसे लोग मिलते जाते हैं और वो जुड़ते जाते हैं। तो अभी हमारी राजस्थान अनसंग स्टार्स अभियान की टीम में 35 लोग और हैं जो मुझसे कनेक्टेड हैं। दे आर आर्मी ऑफिसर्स, हमारे एडवोकेट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डॉक्टर्स, जो हमारी पूरी टीम है, एंड अदर वॉलंटियर्स, टीचर्स एंड ऑल। तो सभी जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें लगभग हमारी टीम है जो इन लोगों को रीच कर पाती है। तो ये मैं ये नहीं कहूँगी ये मेरा अकेले का इनिशिएटिव था, लेकिन अभी जो ये माइलस्टोन ये तय कर रहा है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ माई टीम। अच्छा, जब आप इस तरह का कोई इनिशिएटिव लेते हैं या फिर लोगों की हेल्प के लिए आगे आते हैं, बिना पैसे के तो कुछ होता नहीं है, तो ये फाइनेंशियल सपोर्ट कहीं से मिल रहा है?
सरकार देखिए, से कोई उम्मीद नहीं, या ऐसा कोई आपने संपर्क किया सरकार से? एक्चुअली द फर्स्ट थिंग मैं ये बोल सकती हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कहाँ तक जाना है और ये अभियान जाना जाएगा या कहाँ तक मुझे इसको ले जाना है। लेकिन जब मैंने शुरू किया और जब कवर किया तो लोग जब जुड़ते गए तो मैं बोल सकती हूँ कि चीज़ें ऑटोमेटिकली मैनेज होती गई। एंड चूँकि ये एक अभियान है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि हम गवर्नमेंट से हेल्प लें, या हमने कभी उस चीज़ के लिए प्रयास भी नहीं किए कि हमें गवर्नमेंट से कोई हेल्प चाहिए। हमारी जो टीम है वो इंडिविजुअली लेवल पे मैनेज कर लेती है, या जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनके साथ हम लोग कोलैबोरेट कर लेते हैं और चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। मैं चाहूँगी उस बारे में आप थोड़ा सा डिटेल से बताएं दर्शकों को। जैसे आपने कहा ड्रॉप आउट हुई जो बच्चियां हैं, आपने पहली बार ये शब्द सुना, जब आपके बारे में जानकारी मुझ तक आई तो मैंने भी सुना अच्छा इस तरह का भी कुछ होता है क्या। उनके बैकग्राउंड क्या रहे थे, किस तरह के रीजंस थे, कैसे उन्होंने आपके साथ वो बातें साझा की, उनका प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ा? सबसे पहले तो मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ कि जब आपने ताउम्र अपनी ज़िंदगी में डिस्क्रिमिनेशन देखे होते हैं ना, तो आप उन चीज़ों को समझ सकते हैं। देयर वाज अ टाइम जब मुझे उम्मीद थी एंड देयर वाज नो वन जो मेरे हाथ को होल्ड कर पाता। तो उस चीज़ ने मेरे अंदर एक चीज़ ये ला दी कि एक वक्त वो आए जब लोगों को मुझे लेके उम्मीदें हों। एंड मैं बोल सकती हूँ कि आज वो टाइम है कि मेरी 2200 बेटियाँ मुझे देके उम्मीद रखती हैं। तो वो उस चीज़ ने हमेशा से प्रेरित किया है और उस चीज़ ने मुझे ज़्यादा उन लोगों से अटैच किया है, मैं ज़्यादा उन लोगों को समझ पाती हूँ। सेकेंड थिंग, जब मैंने बताया कि मैं 2 साल पहले जब इनसे मिली थी, तो ड्रॉप आउट होने का कोई एक रीज़न नहीं है, दे आर मल्टीपल रीजंस। किसी का बाल विवाह हो गया है, किसी के पेरेंट्स नहीं चाहते बाल हैं। विवाह अभी भी राजस्थान में बहुत होता है, बहुत बहुत लोग विरोध नहीं करते, बच्चियां विरोध नहीं करती। बच्चियां विरोध करती हैं, चेंजेस आ रहे हैं। आई विल नॉट से कि आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले जो कंडीशन थी स्टिल वो कंडीशन है, बट आई विल नॉट से कि वो पूर्ण रूप से खत्म हो गया है। अभी भी होता है लेकिन उतना व्यापक रूप से नहीं होता जितना पहले होता था। तो फर्स्ट जो मेरी बेटियां हैं वो सभी धर्मों की हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से भी हैं और अपने हिंदू कम्युनिटी से भी हैं। अजमेर और जयपुर में स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, तो उनके बाल विवाह ज़्यादा मुझे देखने को मिले थे। तो आई विल नॉट से कि कोई एक रीज़न था, गरीबी बहुत बड़ा रीज़न था, क्योंकि जैसा मैंने कहा ये ट्राइबल एरिया से हैं और अपना स्लम एरिया से हैं। तो पेरेंट्स के पास अगर रिसोर्सेज होते हैं तो उनको लगता है कि बेटियां तो दूसरे घर में जाएंगी, हम क्यों इन्वेस्ट करें उन पे। और एक चीज़ हमारे समाज में और, अगर हमने बेटियों को ज़्यादा पढ़ा दिया तो फिर आपको जो शादी करनी है तो वैसा ही बंदा आपको ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए आपको दहेज भी देना होगा। तो पेरेंट्स उतना लंबा नहीं सोच पाते हैं, उनको लगता है कि अगर इन्वेस्ट करना है, अगर हमारे पास रिसोर्सेज है तो हम बेटे पे करेंगे। सेकेंड थर्ड चीज़ ये भी थी कि स्कूल बहुत दूर होते हैं, पेरेंट्स थोड़ा सा सिक्योर नहीं फील करते हैं। फोर्थ है कि माइग्रेशन, अगर पेरेंट्स किसी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे माइग्रेट करते हैं तो उनको लगता है लड़की एक और बर्डन हो जाएगी जिसको हमें पालना पड़ेगा, तो बेटर कि हम उसकी शादी कर दें तो एक वो बर्डन कम हो जाएगा। तो बहुत सारे रीजंस थे कि कुछ बेटियां फेल हो गई, उनके घर में उनको इतना मोटिवेट ही नहीं किया जाता कि उनको लगे कि नहीं हमें प्रयास करना चाहिए या पढ़ना चाहिए। तो देयर आर सो मेनी रीजंस। अच्छा, आपने जो रीजंस अभी बताए हैं उनमें एक चाइल्ड मैरिज भी बताया। तो चाइल्ड मैरिज होने का मतलब तो ये है कि फिर ससुराल वालों को मनाना कि पढ़ना है, और ससुराल से कैसे फिर वो निकल कर आती हैं पढ़ने के लिए? देखिए, यहाँ पे अगर मैं ग्राउंड रियलिटी की बात करूँ तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। यहाँ पे वो बेटियाँ भी हैं जिनका बाल विवाह हो गया था और अब वो बहुत नकारात्मक परिस्थितियों में जी रही हैं, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में कि वो नहीं चल पाया। एंड सेकेंड थिंग, वो बेटियाँ भी हैं कि जो अपने ससुराल में हैं। तो ये तो बहुत सही बात है कि उनके हस्बैंड को या उनके ससुराल वालों को कन्विंस करना बहुत टफ जॉब होता है। आप उनको कन्विंस करेंगे, वो 1 महीने आएंगे, फिर 2 दिन छुट्टी मार देंगे, फिर 1 दिन आएंगे, फिर 5 दिन छुट्टी मार देंगे। तो उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो चीज़ हम लोग करते हैं कि टाइम से उन लोगों को मोटिवेट करते रहें कि वो क्यों नहीं आ रही हैं, क्यों उन्हें पढ़ना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं कि 10th में अगर हमारे 150 एडमिशन होते हैं तो 11th तक आते आते 50 बच्चियाँ फिर से ड्रॉप आउट होना चाहती हैं। तो ये चैलेंजेस हैं और इनको दूर करने के लिए हमें समय समय पे उन्हें मोटिवेट करना पड़ता है। अभी आपने जिक्र किया कि चाइल्ड मैरिज जो क्रिटिकल कंडीशन में है, जो नहीं चल पाई, क्यों नहीं चल पाई? उसका रीज़न ये हो सकता है कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें बहुत सारे रीज़न हैं। अगर मैं यहाँ पे कम्युनिटी बेसिस पे तो नहीं बोलूँगी, लेकिन होलसम जो मैं रीज़न बोलती हूँ कि कई बार एम्बिशंस भी बहुत रीज़न होते हैं। जब बाल विवाह होता है तो बेटा और बेटी में समझ नहीं होती है, लेकिन जब वो थोड़े से बड़े होते हैं तो उनको लगता है कि यार शी इज़ नॉट मेंट फॉर मी और मुझे नहीं करना चाहिए। कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बड़ी चीज़ होती हैं कि सामने वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। तीसरी चीज़ हमारी सोसाइटी में जो मेरी बेटियों में मुझे देखने को मिलती है कि चूँकि उनको बेटा नहीं हुआ
या बच्चा नहीं ही हुआ या सिर्फ बेटियां ही हुई हैं तो वो भी रीज़न है कि उनके हस्बैंड ने उनको छोड़ दिया है। तो दे आर सो मेनी मल्टीपल रीजंस जो पेट्रियार्कल सोसाइटी से डायरेक्टली, जो हमारी सोच है पितृसत्तात्मक समाज में, उससे डायरेक्टली रिलेटेड। ये तो बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन है जिसमें एक तो बचपन में शादी हो जाए उम्र से पहले और उसके बाद आपको ससुराल में भी ना रखा जाए, ये अलग अलग बिल्कुल बेबुनियादी से रीज़न बताकर। यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि हम लोग किसी भी माध्यम पे बैठते हैं, इवन मेरे लिए किसी की जर्नी को बताना शायद 5 मिनट का काम हो सकता है, आधा घंटे का काम हो सकता है, लेकिन इस पार्ट को वो डेली बेसिस पे जीती हैं। तो जो उस चीज़ को जब डेली बेसिस पे जी रहा होगा उसके लिए वो चीज़ कितनी कठिन होती है, कितनी क्रिटिकल होती है, वो वही बता सकता है जो उसको जीता है। तो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आपने कहा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये हमारा अभियान है। इस अभियान का मकसद सिर्फ बच्चियों को पढ़ाना है या फिर अलग तरीके से आगे बढ़ाना भी है, उनका कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप करना है? देखिए, इस अभियान का मकसद सिर्फ पढ़ाना नहीं है और हम लोग सिर्फ पढ़ा नहीं रहे। मेरा जो इस अभियान को लेके मकसद है वो है कि मैं इनका होलसम हॉलिस्टिक एम्पावरमेंट कर पाऊँ, समग्र विकास हम लोग जिसे बोल सकते हैं। क्योंकि मैं इन पे एक स्टडीज़ कर रही हूँ, एक रिपोर्ट भी लिख रही हूँ जो इनके मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक अध्ययन को लेके है। जब हर साल हम लोग जो बेटियां हैं 5 या 10 बेटियां हम लोग चुनते हैं और हम उनका डोर टू डोर विजिट करते हैं उनके घर पे। तो जब मैंने इस अभियान को स्टार्ट किया था और विजिट किया था तो मैंने ये चीज़ समझी थी कि जब वो घर पे होती हैं और वो सेंटर तक आती हैं तो कौन सी वो चुनौतियाँ होती हैं जो उन्हें डेली बेसिस पे रोकती हैं। तो मुझे समझ में आया वो इकोनॉमिकल भी हैं, वो सोच की भी हैं, वो मेडिकल भी हैं। तो हम लोग इन बेटियों का समग्र विकास कर रहे हैं। लाइक अगर मेरी जो बच्चियां हैं, अगर मैं 30 की बात करती हूँ तो 29 एनेमिक होती हैं, क्योंकि जो ऐसे सिचुएशन और एटमॉस्फेयर में रहती हैं तो आप मान सकते हैं ना तो उन्हें अवेयरनेस होती है, ना उनका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होता है। दूसरी चीज़ सोच की भी होती है। तो हम लोग इनके हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं। पहली चीज़ तो इनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करने के लिए हम लोग हर साल राजस्थान अनसंग स्टार स्कॉलरशिप और राजस्थान अनसंग स्टार अवार्ड्स रखते हैं ताकि जो आने वाली बेटियां हैं वो मोटिवेट हो। एंड सेकेंड थिंग, जो इनके पेरेंट्स को लगता है कि हमारी बेटियां कुछ नहीं कर सकती, तो उनको ये पता हो कि आपकी बेटियों को अगर आप दूसरा मौका देते हैं तो वो बहुत बेहतर कर सकती हैं। उसके अलावा जो इनकी मेडिकल कंडीशन है तो हमारी जो डॉक्टर्स की टीम है उसमें भी मनोचिकित्सक होते हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स होते हैं, चाइल्ड एक्सपर्ट्स होते हैं जो टाइम पे इनके सेंटर्स पे भी जाते हैं। और प्लस हम लोग इनका मेडिकल कैंप भी रखते हैं कि जो भी इनका ब्लड जांच हो गई या बेसिक मेडिसिन हो गई या किसी को कोई बहुत बड़ी दिक्कत है वो हम लोग कैसे रिजॉल्व कर पाएंगे, वो सारी चीज़ हम लोग करते हैं। थर्ड, ये जो ड्रॉप आउट्स बेटियाँ होती हैं इनकी मैथ्स और इंग्लिश बहुत वीक होती है, तो उसको इनको इनकरेज करने के लिए, उस सब्जेक्ट में रुचि लाने के लिए हम लोग इनका गणित मेला भी हम लोगों ने लास्ट ईयर से लगवाना स्टार्ट किया है। फोर्थ चीज़, इनमें फियर बहुत होता है बाहर निकलने का, क्योंकि इनका एटमॉस्फेयर ऐसा होता है कि लड़के से बात नहीं करनी, बाहर नहीं निकलना, तो दे आर वेरी मच स्केर्ड। तो उसके लिए हम लोग सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग हो गई या इनके अवेयरनेस के सेशन हो गए या इनके लिए कुछ स्टोरीज़ हो गई, जो मोटिवेशनल जो लोग हैं जिनसे ये इंटरेक्ट कर पाए वो भी हम करवाते हैं। फोर्थ चीज़, इनमें एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा है। हर महिला प्रताड़ित है, हर लड़की प्रताड़ित है किसी ना किसी रूप से। तो उसके लिए हम लोगों ने एक सेगमेंट रखा है पुलिस अटैचमेंट। प्लस जो हमारी लॉयर्स की टीम है वो समय समय पे इनके लॉज और क्या इनके राइट्स है उनके लिए भी इन्हें मोटिवेट कर पाती है कि हर एंगल से इनमें जो फियर है वो निकल पाए। तो वी आर डूइंग मल्टीपल थिंग्स अंडर वन अभियान। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि चारों तरफ से हम लोग इनके लिए बेटर कर पाएँ। अच्छा, चूँकि हम सभी समाज में रहते हैं और समाज में हर तरह की चीज़ें सामने आती हैं, ख़बरें सामने आती हैं। यहाँ तो बात रही स्ट्रगल की, लेकिन एक स्ट्रगल और रहता होगा। आपने कहा 6 डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगह ये कैंपेन आपका चल रहा है। बेटी की बात जब होती है और वो भी पहले से अलग कंडीशन, यानी कि ख़राब कंडीशन में रहने वाली बेटियाँ, या तो वो आर्थिक तौर पर होंगी या फिर फैमिली की प्रॉब्लम्स होंगी या फिर वो शादी नहीं चल पाई होगी, इस तरह की सिचुएशन होगी, या फिर और भी ऐसी बेटियों को घर से निकालना। क्योंकि आपने भी सुना होगा जगह जगह अगर बेटियों को लेकर, बच्चियों को लेकर अगर इस तरह के कैंपेन होते हैं या इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है, कई बार गलत भी बेटियों के साथ करवाया जाता है। ऐसी खबरें आपने भी सुनी होंगी। तो क्या ये भी एक चैलेंज रहा कि लोगों ने रिलाई करने में देरी की या फिर शक की निगाह से देखा कि हाँ भाई हमारी बेटियों को कहाँ ले जा रहे हैं, कहीं बहला फुसला कर तो कहीं नहीं भेज देंगे, ऐसा कुछ हुआ? ये अमूमन बहुत नॉर्मल बात है। कोई भी, हमें ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि जो फादर या जो मदर या जो पेरेंट्स मैं बोलूँ अपनी बेटियों को ड्रॉप आउट करवा देते हैं, उनकी मेंटालिटी क्या होगी कि वो या तो इनसिक्योर है या वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं समझ पा रहे कि बेटियों को पढ़ाना है, या उनको लगता है कि ठीक है बस जितना करवा दिया उतना सफिशिएंट है। तो
कहते हैं कि मैंने बहुत पहले संस्कृत में पढ़ा था, स्वभाव द्वितीक्रम है। इस दुनिया में सबसे टफेस्ट काम है कि हम किसी के स्वभाव के, किसी के नेचर को, किसी के थॉट्स को चेंज कर पाएँ। इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो उन पेरेंट्स को कन्विंस करना कि आपको अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहिए, और वो भी उस कंडीशन में जब वो बेटियां घर के काम में आपको सपोर्ट कर रही हैं। जैसे हमारी जो बेटियां हैं जयपुर वाली, वो चूड़े बनाती हैं, और जो ट्राइबल एरियाज़ वाली हैं वो जैसे मान लीजिए अभी सीज़न आएगा जब फसल कटती है तो उसमें जाती हैं। तो जो बेटियां, जो फैमिली पुअर है और जो बेटियां अपने घर में सपोर्ट कर रही हैं, वो पेरेंट्स क्यों चाहेंगे कि उनकी बेटियों को पढ़ाना है? तो ये तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप उनको कन्विंस कर पाएँ कि आपको पढ़ाना चाहिए। वो पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं, उनको चाहिए नहीं। उनके लिए इस दुनिया में जो सबसे बड़ा मकसद अपनी बेटी को लेके उसकी शादी करना है। उनको लगता है दुनिया की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी यही है कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाया कर दूँ या शादी कर दूँ। तो इट्स अ वेरी टफेस्ट जॉब कि उनको हर तीसरे दिन आपको कन्विंस करना पड़ता है। एंड बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती है कि कई बार आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कि नहीं 5 दिन नहीं आएंगे, अभी फसल कट रही है, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। बट आपको टाइम टू टाइम करना पड़ता है, टाइम टू टाइम उनको मोटिवेट करना पड़ता है, वेदर उनके फादर फैमिली से कॉन्टैक्ट करके, वेदर उन बच्चियों से कॉन्टैक्ट करके। तो ये एक प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है जो आपको हम लोग करते रहते हैं। अच्छा, हम फीमेल्स में एक अजीब सा सिक्स सेंस होता है, बड़ी सेंसिटिव होती हैं और सामने वाले की फीलिंग्स को भांप जाती हैं, समझ जाती हैं। जब अलग अलग जगह से बेटियां आपके साथ जुड़ती हैं तो उनकी फीलिंग क्या होती है, उनका रिएक्शन क्या होता है? मेरे फ़ोन में अगर मैं देखती हूँ तो सबसे ज़्यादा शायद 18,000 फ़ोटोज़ में से 16,000 मेरी बेटियों की फ़ोटो है, एंड इवन ऑन DP ऑल्सो। अभी मदर्स डे था और लगभग एक बेटी ने मुझे जो 10-10, 12-12 लाइनों के मैसेज किए थे, और हर मैसेज में जो 2 लाइन कॉमन थी वो यही थी कि आप हमारी माँ हैं, और ऐसी माँ हर जन्म में हर बच्चे को मिले। एंड ये मेरे लिए दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल वो थी फीलिंग। अभी जैसे उनका फेयरवेल था तो दे आर लाइक मैंने कहा मैं आ नहीं पाऊंगी, तो दे वर लाइक कि आप जब फ्री होंगे तो हम लोग करेंगे। एंड व्हेन मैंने कहा ठीक है मैं 10 मिनट्स आऊँगी। एंड व्हेन आई एंटर्ड द रूम ना, दे वर लाइक क्राइंग एंड चिल्ला रही थी कि मैम आ गई, मैम आ गई। तो जब मैं कभी मॉर्निंग में उठती हूँ तो हर तीसरे चौथे दिन किसी ना किसी का मैसेज आया हुआ रहेगा कि आप हमारी मदर हैं और आप वो चीज़ समझ पाती हैं जो घर का कोई सदस्य नहीं समझ सकता। तो मैं उस फीलिंग को समझ सकती हूँ। वो बहुत जैसे बच्चियाँ आपको समझ सकती हैं, आप बच्चियों को समझ सकती हैं। मैं भी आपके फेस के एक्सप्रेशन समझ रही हूँ कि आपके लिए ये बड़ा बेशकीमती है कि बच्चियाँ इस तरह का रिएक्शन दें या फिर मदर्स डे पर आपको विश करें। बहुत प्रीशियस होती हैं ऐसी फीलिंग्स। इन फीलिंग से अलग अगर मैं आपकी फैमिली की बात करूं, आपकी फैमिली को कभी क्योंकि इस तरह की चीज़ों में टाइम देना होता है, आपकी फैमिली कभी शिकायत करती है कि अरे भाई हमें टाइम नहीं दे रही हो, सारा टाइम तो तुम बाहर रहती हो? मुझे लगता है कि मेरी पूरी फैमिली में माई सिस्टर वॉज द ओनली पर्सन हु वॉज ऑलवेज सपोर्टिव जो मैं कर रही हूँ। बाकी जब ये अभियान को अभी 3 साल हो जाएंगे तो मेरी फैमिली को मैं जो ये चीज़ कर रही हूँ वो 1 साल पहले पता चली है। मेरी फैमिली को पता ही नहीं था। एंड वो भी ऐसा हुआ था कि एक न्यूज़पेपर में मेरे बारे में आया था, एंड आई वाज स्केयर्ड, एंड मैंने अपना फेसबुक डीएक्टिवेट कर दिया कि घर पे ना पता चल जाए। बट वो न्यूज़ इतनी फास्ट सर्कुलेट हुई मेरी कम्युनिटी में कि वो मेरे फादर ने पढ़ ली थे। एंड माई फादर वाज लाइक कि मेरी सिस्टर को कॉल करके अच्छा ये सब कर रही हैं वो, है ना। और सबसे ज़्यादा उनके लिए स्ट्रेंज ये था कि हमारे सोसाइटी में जब हम लोग पैदा होते हैं ना तो रिलीजन को लेके बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, हिंदू मुस्लिम वाला बहुत रहता है। एंड मुझे लगता है एजुकेशन इज़ फॉर एवरीवन, उसमें कुछ कम्युनिटी कास्ट कुछ नहीं होता है। तो मेरी फैमिली को दे वर लाइक स्केयर्ड, इनके लिए कर रही है, मतलब बेटा इट्स नॉट सेफ, और अच्छा ये सब कर रही हैं ये। तो फिर मेरी सिस्टर ने एंड आई लाइक मैंने फेसबुक डीएक्टिवेट कर दिया, पर मैंने सोचा अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, पर मैंने सोचा वो और चीज़ें ना पता चल जाए जो मैंने 2 साल में की हैं। तो मेरी सिस्टर ने मुझे एक बात कही, जब मैंने ऐसे बोला पापा को पता चल गया अब क्या करेंगे, भैया को चल गया, तो उसने एक बात बोला, तुम कुछ गलत कर रही हो? मैंने कहा नहीं। तो वाई यू आर स्केयर्ड? जीवन में जब हम कुछ गलत नहीं करते तो डरा नहीं करते हैं। एंड वन मोर थिंग जो हमेशा वो मुझे कहती है कि इस दुनिया में आपको जब अपना जीवन ब्रेव तरीके से जीना होता है ना, तो आप सभी सोल्स को खुश नहीं कर सकते हैं, कुछ लोग आपसे डिसअपॉइंट होंगे, तो ये तो निश्चित है। तो वन थिंग जो मैंने मेरी बहन से सीखी है कि बी ब्रेव, और जब आप सही करते हैं तो उसमें कभी किसी से नहीं डरना है, वेदर वो पेरेंट्स हो या कोई और।
बहुत अच्छी आपकी सोच है। और अभी तो करीब आधा घंटा हमने बातचीत कर ली है। बातचीत में तो ये सब चीज़ें बहुत आसान लगती हैं, जो ग्राउंड पर जाकर एक्चुअल में काम होता है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। और उन चैलेंजेस को फेस करते हुए आप आगे बढ़ रही हैं। आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आज यहाँ आने के लिए। थैंक यू।